हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो हम एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो देखो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक चूंकि सेम डिमांड आप लोगों ने हिंदी माध्यम वालों ने किया था कि यस हिंदी में भी उसको किया जाए, तो सेम क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ और सेम क्वेश्चन को मैं हिंदी में कर रहा हूँ। तो यहाँ इसमें हम हिंदी वाला प्रेजेंट करेंगे। बीच में देखो कुछ गैप हुआ, काफी गैप हो गया, कुछ ऑलरेडी अदर वर्क्स होते हैं। तो चूंकि बीच में रिजल्ट आ गया था, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों का क्वेश्चंस क्यूरी और अलॉट ऑफ होता है। तो हमारे पास जो भी है टाइम लिमिटेड हुई हुआ है, उस टाइम में ही बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। नो डाउट कुछ सपोर्टिंग स्टाफ हैं बैकग्राउंड में, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैक्सिमम काम मुझे करना पड़ता है, तो उसमें से आपका थोड़ा सा डिले होता है। और ऐसे भी जो रेगुलर पेड वाले कोर्सेज हैं उनको मैं ऑब्वियसली है, उनका जो है रेगुलरिटी हमें मेंटेन रखना सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज एक और लास्ट क्वेश्चन जो सीरीज 2 आपका था, तो सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 था, उसका मैंने आपको आंसर बोला था कि आपको खुद फाइंड करना। तो उसका आंसर डी है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि देखो अभी कुछ स्टेट्स हैं जो चुनाव मोड में जा रहे हैं। चुनाव इस बार होना है, उसमें से आसाम, वेस्ट बंगाल, फिर आपका इधर तमिलनाडु, फिर उसके बाद पुडुचेरी और उसके बाद अभी ये केरल। तो ये इन स्टेट्स में इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन के चलते अभी देखो प्रधानमंत्री अमित शाह एंड ऑल आर काफ़ी बिजी हैं। खास करके अमित शाह तो एकदम वेस्ट बंगाल में अपना पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड का सेकेंडरी टैंक फार्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो देखो पानीपत ये हरियाणा में है, तो यहाँ इसको अभी फिलहाल एलिमिनेट हम कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है। लेकिन पानीपत में भी चूंकि इस वजह से है कि पानीपत में भी देखो ऑयल इंडिया का रिफाइनरी है, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ हो सकता है। लेकिन ये नहीं है। कोल्लाम देखो, कोल्लाम केरला में है, मदुरई आपका ये में तमिलनाडु में है, और मधुबन आपका जो है आसाम में है। तो ये तीनों स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसका जो है ये मधुबन आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है पानी की समस्या का के समाधान के लिए भारत और किस देश ने मिलकर दिवाली यानी कि DIWALI को विकसित किया है? तो देखो इंडिया में जो क्या है कि 4% जो है, 4% पानी है जो आपका पीने योग्य मीन्स उपयोग करने योग्य पानी जो मेनली है वो आपका 4% है, और बाकी जो है समुद्र में आपके पानी है, महासागरों में पानी है। तो और जनसंख्या हमारा 16 से अधिक परसेंट है। तो करीब 17% जनसंख्या के लिए मात्र 4% जो फ्रेश वाटर जो है आपका उपलब्ध है। तो इसमें दिवाली किसके साथ भारत ये विकसित कर रहा है, विकसित किया है? ये नीदरलैंड के साथ मिलकर के। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समाज सुधारक ने की आत्मकथा जिसका शीर्षक लुकिंग बैक है? लुकिंग बैक का मतलब है पीछे देखना है। 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने के उनके अनुभवों के बारे में बताती है। तो देखो 1890 के दशक है, तो बी आर अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं। बी आर अम्बेडकर 1891 में पैदा हुए, तो ये नहीं होगा। अब देखो ज्योतिराव गोविंदराव फूले और ढोंडो केशव कर्वे, ये दोनों जो हैं महिलाओं की शिक्षा में बहुत अहम उन्होंने योगदान दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ढोंडो केशव कर्वे। नेक्स्ट आपका है 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा और से कारण जिम्मेदार था और थे? ठीक है, तो देखो कहीं भी जो इंडिया में ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश पहले ट्रेडर के तौर पे आए, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन करते रहे। और इकोनॉमी के एक्सप्लॉयटेशन सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन था, क्योंकि इकोनॉमी ही उनका इनिशियली मेन मोटिव था। लेकिन उस इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे शासन करना भी प्रारंभ कर दिया। तो आधिकारिक तौर पे ब्रिटिश सरकार की अहस्तक्षेप की नीति, जिसको अंग्रेजी में लेसेज फेयर पॉलिसी कहते हैं, अहस्तक्षेप की नीति यानी कि लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का मतलब है कि वो मार्केट के छोड़ दो, मार्केट के आधार पे मार्केट ही डिसाइड करेगी कि जो इनविजिबल हैंड्स जिसको कहते हैं, जो एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो कहे जाते हैं, तो उनका जो है ना कि ये इनविजिबल हैंड्स, तो उसके अनुसार वो कहते हैं कि मार्केट ही डिसाइड कर देगी। तो अहस्तक्षेप ब्रिटिश आधिकारिक तौर पर तो ब्रिटिश सरकार ने अहस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, लेकिन वास्तव में यह एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी, यानी कि जो भारतीयों के खिलाफ, एक तरह से जो भारतीय बिजनेसमैन थे उनके खिलाफ विभेदात्मक थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो अभी हमारा एक ही एलिमिनेट हुआ। नेक्स्ट है यूरोपीय उद्यमियों के संबंधन बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को स्वजन परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। यस, हाँ, ये भी सही है। ये सही है इस वजह से कि देखो ब्रिटिशर्स जो थे या और यूरोपीय थे, वो क्या करते थे, उनको जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड जो बैंक्स थे या फिर जो लोन देते थे प्रॉपर, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इस टाइप के जो चीजें थी, तो वो तो यूरोपियन को लोन देती थी, लेकिन भारतीयों को लोन नहीं देती थी। तो भारतीय क्या है, अपने परिवार वालों, अपने
दोस्तों, मित्रों या फिर जाति के जो लोग हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। तो इनको क्या है कि लोन और फंड अमाउंट कम अवेलेबल होता था, तो सेकंड भी सही है। अब देखो सेकंड जब सही है, तो हमारा ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है डी। तो हम तीसरा के बारे में नहीं भी जानते हैं, तब भी हम आंसर पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजी पति के स्वामित्व में किया गया, तब देशीय निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई। यानी कि प्लांटेशन कृषि जो बागान था, बागवानी जो कृषि था, जैसे मान के चलो कि टी का, चाय का या कॉफी का, ठीक है? चाय और कॉफी जो है, या फिर रबड़, और मान के चलो रबड़ इंडिया में नहीं बेसिकली वो किया जा रहा था, लेकिन और फिर ये कर सकते हो नील। तो ये सब जो प्लांटेशन जो किया जा रहा था, बागानी जो था, वो क्या किया गया कि इंडियन को उसमें इग्नोर किया गया, यानी देसी निवेशकों को जानबूझकर उपेक्षा किया गया। तो ये भी सही है, तो 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 न भी देखते तब भी उससे पहले ही हमारा सही हो गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा? अब देखो महात्मा गांधी को एज ए पत्रकार के रूप में जेल जाना उस ढंग से नहीं पड़ा, ठीक है? ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, ठीक है? फिर लोकमान्य तिलक जो है, वो भी जेल गए, लेकिन पत्रकारिता में। लेकिन पहले की बात देखो, जब पत्रकार के तौर पे जेल जाने का, तो आपके मन में सबसे पहले आएगा लोकमान्य तिलक, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं, ये आपके फर्स्ट है, तो आंसर इसका डी होगा। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी अभी रिलेवेंट है कि अभी देखोगे कि दिशा रवि का जो अरेस्ट किया गया, और बहुत सारे लोग जो अभी जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में जो कुछ ये लिख रहे हैं, टूल किट जो जारी किया, तो कहीं न कहीं ये जो एक तरह से क्या है कि आज जर्नलिज्म का या फिर आज जो अवेयरनेस फैलाने का डिफरेंट तरीका है, तो इस वजह से आपको जानना चाहिए। ये प्रोफेसर हामिद अंसारी, यानी कि डॉक्टर हामिद अंसारी जो अपने वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उनका एक स्पीच में इनका ज़िक्र आया था, ठीक है? तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था? देखो फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली है हिस्ट्री का है, लेकिन करंट कंटेक्स्ट में देखो तो यूज आपका होगा। तो ये आपका जो केरल में कह रहा है, तो ये इसका कृषक संघ होगा, ठीक है? कृषक संघ या कृषक संघ, ठीक है? तो कृषक संघ या कृषक संघ। तो इसके बारे में ये सही है आपका। अब और तीनों जो है उसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानना चाहिए। इन क्वेश्चन्स का करने का आपका फ़ायदा ये है, देखो कुछ हम इसमें करंट का भी डाल रहे हैं, और कुछ जो क्वेश्चन्स हैं वो ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल और करंट जो भी है, मैं हर हर दिन कोशिश करूँगा 2, 3, 4 जो हो सकता है वो, हर दिन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सप्ताह में 4 दिन सपोज़ करते हैं, तो कुछ हम करंट का क्वेश्चन डालने का कोशिश करेंगे, और मेजॉरिटी जो हैगा कि वो आपका जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को इस ढंग से करना है कि यस, जो इंटर रिलेटेड चीजें हैं उसको भी कनेक्शन स्टेब्लिश करते जाना है, तो आपका बहुत फायदा होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो इसका जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है? मानस नेशनल पार्क जो आपका क्या है, असम में है। तो असम में है ये। तो आपको ये दोनों को जानना है, यदि हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में ये करें कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है और नेवरा घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि नहीं कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हो, तो आप अपना एटलीस्ट अपना स्टडी कर लो, वो कभी-कभी मैच के लिए आता है। नेक्स्ट है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि देखो कुछ स्टेट हैं जहां की पॉवर्टी लाइन, मान के चलो गरीबी रेखा, यहाँ सपोज किसी ये में मानो 1500 रुपया, तो 1500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति महीना सपोज एक्सपेंडिचर रखा गया, लेकिन कुछ स्टेट में सपोज 2000 रखा गया है। इसका कारण क्या है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां लिविंग एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, जैसे बिहार लो, तो बिहार में क्या है, सपोज रूम रेंट कोई दे रहा है तो वो सस्ता थोड़ा दे रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे पटना शहर में वहां भी अब महंगा हो गया, लेकिन सपोज ग्रामीण एरिया है या सेमी अर्बन एरिया है, तो रिलेटिवली सस्ता है। वेजिटेबल्स वगैरह गाँव वगैरह में रिलेटिवली सस्ता है, कंपैरेटिवली आप देखोगे तो महाराष्ट्र वगैरह देखो, गोवा वगैरह देखो, तो उसके तुलना में कम है। तो यानी कि कुछ जो है कीमत का स्तर जो है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना? बी। तो बी इसका आंसर। अब देखो ये गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग, तो ये तो ऑलरेडी आप जान रहे हो कि स्वतंत्रता के टाइम से ही डिफरेंस चल रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्यों में अलग होता है। ये तो ऑलरेडी हो रहा है। कुछ स्टेट मान के चलो पॉपुलेशन बहुत कम है, कुछ स्टेट एरिया वाइज़ बहुत बड़ा है, कुछ स्टेट जो है उसमें इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ये तो ऑलरेडी है। सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, नहीं, ये चीज़ नहीं होता है, तो ये आपका ये हट गया, तो ये आपका बी इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट जो आपका है, निम्नलिखित पर विचार करें। कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल और जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? तो ये कह रहा है कि इन पर आपको विचार करना है। तो ये जब हम वायुमंडल में जैव या फसल मात्रा के अवशेष, यानी कि जो आपका फसल का रेसिड्यू रह रहा है, जो पराली जिसको कहते हैं, तो उसको जलाने से कौन सा निर्मुक्त होता है? कौन सा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये चार के चारों होता है, तो डी आपका। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे। तो इसका उद्देश्य निकट दूरी के विभिन्न वायवीय खतरों को नष्ट करना है। यह फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यह स्वदेशी रूप से डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। इसका आपको आंसर खुद बताना है। तो मैंने एक स्टेटमेंट आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट बता दिया कि ये सही है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। दो तो आपका एलिमिनेट हो गया ना। तो जब दो एलिमिनेट हो गया तो अब आपको आंसर पे पहुंचना है, और इसका आंसर जो है अब दो पे आपका दारोमदार पड़ रहा है। एक तो मैंने बता दिया कि ये सही है, तो चार ऑप्शन से आपका 50-50 हमने कर दिया। तो इसका आंसर की हमें बताना है कमेंट करके, ठीक है? और फिर हम कंटिन्यूटी रखने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये 10 में से 9 क्वेश्चन का आंसर की यहाँ है। 10th का जो है 10वां का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।